जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे चल रही आप सबकी पढ़ाई? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम कर रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज की आज आखिरी क्लास होगी। आज मैं आपके लिए सबसे पहले जो एक टाइप अभी भी परसेंटेज में रह गया था उसको हम देखने वाले हैं, और उस टाइप को करने के बाद में हम प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए जितने भी प्रश्न, ठीक है, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं आपके लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि जितना मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया है, क्या पेपर में इससे बाहर कुछ आने वाला है या नहीं है, ठीक है। तो जितने भी टाइप के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं परसेंटेज से, उन सभी को मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मज़ा इसलिए आने वाला है कि आज हम लोग जिस टाइप को पढ़ने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने हो सकता है इसके पहले किसी दूसरे तरीके से किया हो, या आपने इसको कभी किया ही ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो शानदार तरीके से हम लोग उस टाइप को करेंगे, और उसके बाद में, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि जो भी कुछ हमने पढ़ा है या जो सामने वाला हमें कुछ भी पढ़ा रहा है, क्या वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो मैंने अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है, आपने भरोसा किया हम पे और पढ़ा उसको बहुत अच्छे तरीके से। अब बात यह है कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो किस हद तक सही है, क्या आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, या मैं केवल ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा और जब आप उसको लगाएंगे, तो वहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उस प्रश्न को लगाने के लिए, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, एक एक प्रश्न वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, वहाँ का जो डाटा होगा, जो संख्याएं होंगी, डिजिट्स होंगे, वो अलग होंगे, ठीक है, उनकी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको वही मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी के सभी यहाँ मिल रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसकी भी श्योरिटी यहाँ से हो जाती है कि जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ भी प्रश्न वही होंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये मैंने क्लास के शुरुआत में भी कहा था, और परसेंटेज के आज लास्ट क्लास में भी हम आपको कह रहे हैं। तो इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 62 62 से करने वाले हैं, ठीक है, 62 से करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के आया हूं, तो बोर नहीं होना है और पूरी क्लास को जरूर देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सभी बच्चों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ, जो भी कुछ हमने पढ़ा है, जितना भी मैं जानता हूँ पेपर में वही पूछा जाता है, या अभी भी कुछ हमें और ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 62 से प्रश्न आप पढ़ेंगे। मैं आपको इस प्रश्न में एक चीज़ समझाऊंगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को लगातार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 62 ये रहा। सवाल कह रहा है सवाल कह रहा है 62 नंबर का, कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। प्रारंभ में घोल की मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। इस सवाल को आपने पढ़ लिया। अब मैं इस सवाल में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो, दो चीज़ों का मिश्रण हमेशा होगा हमारे पास में, ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक ऐसी चीज़ होगी जो बदली जाएगी हमेशा। भाई, अगर हम नमक और पानी का घोल यहाँ पर ले रहे हैं, तो या तो पानी को हम बाहर निकालेंगे, वो कैसे भी करके निकालें, वाष्प करके निकालें, या हम ऐसे ही करके निकाल लें किसी भी तरीके से, या उस मिश्रण में हम पानी को और डाल दें। दो ही चीज़ें यहाँ पर होती हैं, या तो वहाँ पर जो भी चीज़, मतलब दो चीज़ें का मिश्रण होगा, उसमें से एक चीज़ होगी उसकी या तो कमी की जाएगी और या तो उसमें वृद्धि की जाएगी। क्लियर है, ये बातें समझ में आपको आ गई। और हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा है। देखो, मैंने भी आपको बताया कि एक ऐसी चीज़ होगी जो बदली जाएगी।
तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को लगाने के लिए हम हमेशा उसकी मात्रा को लेंगे जो चीज़ नहीं बदली जा रही है। बात समझ में आ रही है? ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। हम हमेशा उसकी मात्रा को लेंगे जो चीज़ नहीं बदली जा रही है। कैसे फिर उसको हम यूज करने वाले हैं तो समझते हैं पहले क्वेश्चंस पे। मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ, आपको यह तरीका बिल्कुल शानदार तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, देखो सवाल ने क्या कहा है कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक अभी भी है। क्लियर है? चलो है तो अच्छी बात है। यदि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। उड़ कौन रहा है? पानी उड़ रहा है, यानी कि नमक पहले भी जितना था आज भी उतना ही है। अब पहले 5% था क्योंकि पानी ज़्यादा था, आज 15% हो गया क्योंकि पानी कम हो गया। लेकिन पानी कम हो गया, नमक जितना पहले था उतना आज भी है, तो नमक की जो मात्रा है वो नहीं बदल रही है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी मात्रा नहीं बदलती है उसको हम लेंगे। ठीक है, जिसकी मात्रा नहीं बदलती है उसको हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो नमक की मात्रा नहीं बदल रही है, तो नमक की मात्रा को अगर हम लें तो पहले कितना था? 5% था। ठीक है, और आज कितना है? तो आज हम कह सकते हैं कि 15% है। इनको अगर हम काट लेते हैं तो ये 1 से चीज़ें हो जाती हैं 3। ये बात क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, इनका अगर हम उल्टा कर लें, इनका क्या कर लें, अगर हम उल्टा कर लेते हैं तो 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। अब जब भी जो भी चीज़ है जिसका हमने अनुपात लिया है, अगर वो चीज़ है जिसकी मात्रा नहीं बदलती है, तब इनके अनुपात का जो उल्टा होता है उसमें जो ये पहला वाला आता है ये हमारे प्रारंभिक मात्रा को बताता है। ठीक है, घोल की प्रारंभिक या मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा को बताता है। चीज़ों को समझना, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, और जो बाद में आता है ये हमें बताता है मिश्रण की अंतिम मात्रा, यानी कि अभी मिश्रण कितना है, अंतिम मात्रा। ठीक है, प्रारंभिक का मतलब कि उसमें कुछ भी मिलाने या निकालने से पहले कितना था, और अंतिम मात्रा का मतलब होता है कि मिलाने या निकलने के बाद में अभी कितना है। ये बातें समझ में आ गई? तो मिश्रण का जो अनुपात है वो निकल करके आ गया 3:1। प्रश्न ने क्या कहा है कि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है। मेरे हिसाब से तो 2 लीटर पानी वाष्प हुआ। भाई 3 से चीज़ें 1 हो गई मिश्रण में, मतलब 2 यूनिट खत्म हो गया, और प्रश्न के हिसाब से 20 लीटर पानी वाष्प हो गया। तो 2 बराबर है 20 लीटर के। तो मुझे बताओ 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर होगा 10 लीटर के। प्रश्न ने पूछा है कि घोल की मात्रा ज्ञात करो, प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ में भैया 3 थी, इसको जब हम 10 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 लीटर। तो प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी? 30 लीटर थी, और हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या था? जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न में कुछ भी हार्ड नहीं था, आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी थी कि जिसकी मात्रा नहीं बदलती है वो चीज़ हमें लेनी है। इस प्रश्न पे हम दोबारा काम नहीं करते हैं, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि अगले प्रश्न को देखेंगे जब उसको हम समझेंगे तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये आपको कम समझ में आया होगा तो इस पूरी क्लास को देखिए अभी, और इसके बाद में एक बार फिर से देखिएगा, आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाएंगी, इसकी मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो फिर ठीक है, अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, और वहाँ पर आपको ये पता करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बदल रही है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बदल रही है। तो प्रश्न संख्या 63 ये रहा। ठीक है, 63 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 12% शेष रहता है। कौन? पानी। ठीक है, अभी तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी ही शेष बचता है। इसका वजन अगर 50 किलोग्राम रह जाता है तो तरबूज का प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। ठीक है, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 12% ही शेष बचता है। तो इमेजिन करो कि अगर तरबूज आप सभी लोगों ने देखा है उसमें अगर अभी 90% पानी है
तो जो 10% होगा वो गूदा होगा, जो खाने वाली चीज़ गूदा का टाइप में होती है वो 10% होगा। कुछ समय बाद क्या हुआ, इसमें 12% पानी बचा, तो हमें कह सकते हैं कि जो गूदा वाली चीज़ होगी वो 88% वहाँ पर होगी। मतलब यहाँ पर ये है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो बदल नहीं रही है, तो वो है गूदा। ठीक है, वो कौन सी चीज़ है, गुद्दा है जो बदल नहीं रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जब उसमें 90% पानी है तो उसमें गुद्दा कितना है, तो हमें कह सकते हैं गुद्दा है 10%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें गुद्दा पहले था 10% और बाद में जब पानी हो जाता है 12%, तो समझो जब 12% उसमें पानी हो जाता है तो गुद्दा कितना हो जाएगा, 88%। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 88%। ये हो गया गुद्दे का अनुपात, गुद्दा का अनुपात हो गया, जो चीज़ नहीं बदलती है। इसको हम काट लें तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 44 में। ठीक है, इनको अगर हम आपस में उल्टा कर लेते हैं तो ये 44 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगी प्रारंभिक मात्रा और ये हो जाएगी अंतिम मात्रा। प्रश्न ने क्या कहा कि इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। ठीक है, यानी अंत में जो तरबूज का वजन है वो 50 किलोग्राम हो जाता है। तो हम ऐसे ही तो समझ सकते हैं, ये विलयन की प्रारंभिक मात्रा और ये विलयन की अंतिम मात्रा, तो अंत में इसका वजन कितना है, 50 किलोग्राम है। गुणे कितना करेंगे, 10, तभी तो 50 बनेगा। तो इसको भी गुणा कर दो, किससे, 10 से गुणा कर दो, तो 44 दहम्मा कितना होता है भैया, 440 किलो। प्रश्न ने पूछा था कि तरबूज का जो वजन था प्रारंभ में वो कितना था, 440 किलो था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शानदार था। अब है उम्मीद कि इसके पहले वाला सवाल भी आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर ये अभी भी कम समझ में आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और अगले प्रश्न को देखने के बाद में आपको ये वाला प्रश्न और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है नंबर 64 का। देखते हैं कि प्रश्न इसमें क्या कह रहा है और इसमें भी आपको वही पता करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बदलती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 सवाल है, ताजे फलों में 68% पानी है। ठीक है, जो ताजे फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसमें कुछ पानी होता है, तो कितना पानी होता है, 68%। और सूखे फलों में 20% पानी है। ठीक है, 75 किलो ताजे फल से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अब सवाल थोड़ा अटपटा है। अब जो बच्चे बिल्कुल भी नए होकर के मैथ सीख रहे हैं वो तो यही सोच रहे होंगे कि सर, मतलब जो सवाल आप समझाते हो वो तो आसान होता है, लेकिन जिस सवाल को आप ये कहते हो कि अब ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है, इसको बताओ, वो कठिन क्यों हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, जब हम भी पढ़ रहे थे तो हम भी यही कहते थे। ठीक है, सर जी एक सवाल देते थे और कहते थे कि ये ऐसे लगेगा और फिर ये लो अगला सवाल तुम लगाओ, और अगला सवाल ही कठिन हो जाता था। लेकिन बात ऐसा नहीं है कि अगला सवाल ही कठिन होता था, वो भी वैसा ही होता था। तो ये अगर आपको कठिन लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जब हम समझाएंगे तब लगेगा कि हाँ ये तो आसानी था, बस चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही थी। समझो, अगर फल है, कोई भी फल ले लो, जैसे अंगूर ले लो, अंगूर में पानी है, उसको हम निकाल देंगे तो सूखा मेवा, सूखा फल, किशमिश बन जाएगा। मतलब ये है कि जो यहाँ पर बदल रहा है वो उस फल का पानी है, और उस फल में जो सूखा सूखा पार्ट होगा, जो मेवा होगा, जो गुदा होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर हम ये बात करें इस ताजे फल के भी गुद्दे की, ठीक है, इस ताजे फल के भी गुद्दे की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ताजे फल में 68% पानी है। यानी पहले जब फल ताज़ा है तो वहाँ पर 32% गुद्दा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर 32 कहाँ से आया, तो आप समझना 100% में से अगर 68 को घटा देंगे तो 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल करके भी बता रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा। तो जब ताजे फल में 68% पानी है तो श्योर है कि 32% वहाँ पर पानी नहीं होगा, गुद्दा होगा। फिर सवाल ने क्या कहा कि सूखे फल में 20% पानी है। अगर सूखे हुए फल में 20% पानी है तो 80% गुद्दा होगा सूखे फल में। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, ये गुद्दा है। अब हमको क्या करना है, इनका रेशियो ले लो। तो ये 16 दूना 32 और 16 पंजे 80 हो जाएगा। इनका उल्टा कर लो, ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है,
ये हो जाएगी हमारी प्रारंभिक मात्रा और ये हमारी क्या हो जाएगी, अंतिम मात्रा। क्लियर है किसकी, विलयन की। प्रश्न ने क्या कहा, 75 किलो ताजा फल है। अब मुझे एक बात बताओ, 75 किलो ताजा फल कब था, पहले था, क्योंकि हमने उसको सुखा लिया, तब तो हमारे पास अंतिम मात्रा होगा। तो पहले हमारे पास 75 किलो था, यानी 5 किसके बराबर था, 75 के किससे गुणा कराते हैं हम, 15 से। ठीक है, 15 से इसको भी गुणा करा दो भैया। 15 से जब इसको गुणा कराएंगे तो 2 15 में कितना आएगा, 30 किलो। तो हमें कह सकते हैं कि 75 किलो ताजे फल से 30 किलो सूखा फल बनाया जा सकता है। और 30 किलो कहाँ है, हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। शाबाश, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट। और अब ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये जो सवाल हैं, इनके जो तरीके हैं वो आपके दिमाग में बैठ रहे होंगे। तो बैठ रहे हैं तो बहुत ही शानदार है, और उसको बिठाए रखिए। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 65, इसको देखिए और बताइए कि क्या होने वाला है। 65 नंबर का प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि 40 लीटर विलयन के 48% अम्लीय द्रव को 40% अम्लीय द्रव बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। सवाल बिल्कुल पलट गया। ठीक है, सवाल जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, पलट गया। लेकिन समझना है हमें। देखो प्रश्न ने क्या कहा, सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी पलटी है, सवाल बिल्कुल वही है जैसा हम करते हुए आए हैं। मैंने हमेशा आपको एक बात कही है कि मैथ आप तब मानना कि आप सीख रहे हैं जब आपको सवाल की भाषा समझ में आने लगे। और जब तक आपको उस प्रश्न की भाषा समझ में नहीं आती है, तब तक आप कितने भी सवाल को लगा लें, आप कभी भी ये मत समझना कि आप प्रश्नों को सीख गए हैं, आप मैथ सीख गए। ऐसा बिल्कुल मत मानना। तब तक सीखते रहना जब तक आपको सवाल समझ में ना आने लगे। ठीक है, भले वो ना लगे, लेकिन प्रश्न कह क्या रहा है ये बात अगर आपको समझ में आने लगी तो आप ये समझ लेना कि आपको मैथ आने लगी। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न ने कहा है कि 40 लीटर विलयन पहले है हमारे पास, मतलब उस विलयन की जो प्रारंभिक मात्रा है वो 40 लीटर है। बात समझ में आ गई। लेकिन उसमें 48% अम्ल है। 48% क्या है, अम्ल है। सवाल ने क्या कहा कि उसी विलयन को अगर हमें 40% अम्ल वाला विलयन बनाना है, तो अब भैया विलयन में जो अम्ल की मात्रा है उसको हमें 48 से 40 कम करना है, तो पक्की बात है उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। तो प्रश्न वही पूछा, उसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, मतलब वो जो यहाँ से बीच वाली चीज़ होती है ना, उसको उसने पूछ लिया। कोई बात नहीं है भाई, बदल कौन रहा है, पानी। और हमें जो प्रतिशत मात्रा दी गई है वो किसकी दी गई है, अम्ल की। तो कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल की मात्रा पहले कितनी थी, 48%, और अब कितनी है, 40%। कोई दिक्कत है नहीं है। इसको काट दो। कैसे कटेगा ये, तो ये 4 से कट जाएगा। 4 दहम्मा 40, ठीक है, और 4 12 में 48। और भी तो ये कट जाएगा, 8 से इसको काट देते हैं, 8 पंजे 40, ठीक है। क्या नहीं भी काटो, क्योंकि अच्छा इसको हम क्यों ना काटें, नहीं काटेंगे तो और शानदार तरीके से लग जाएगा। कैसे लगेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब कहोगे कि सर हम तो काट देंगे, शुरुआत में कट रहा होगा, हमें कैसे पता चलेगा। मैंने क्या कहा, आपको भी पता चलेगा। ठीक है, समझो। अब अगर ये परसेंट तो हटा देते हैं, ठीक है, परसेंट हटा देते हैं, तो 48 से चीज़ें क्या हैं, हमारे पास 40 हैं। इनका अगर हम उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 40, और ये क्या हो जाएगा, 48। ये प्रारंभिक मात्रा है और ये अंतिम मात्रा है। यानी हम इसमें कुछ मिलाएंगे तब यहाँ पर जो विलयन की मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें जो अम्ल का प्रतिशत होगा वो 40 होगा। प्रश्न ने क्या कहा, जो विलयन की प्रारंभिक मात्रा है वो कितना है, 40 लीटर है। पहले विलयन कितना था, 40 लीटर था। तो ये 40 लीटर किसके बराबर था, 40 लीटर के। अब मैंने इसीलिए नहीं काटा था क्योंकि मैंने देख लिया था 40 ही इधर आएगा, और 40 बराबर है अगर 40 के, तो भैया कितना लीटर हमने यहाँ पर बढ़ाया, 8। तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, 8 लीटर के। भाई 40 अगर 40 तो गुणा 1, 8 किसके बराबर होगा, 8 गुणा 1 यानी 8 लीटर के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कितना पानी मिलाया जाए, तो 8 लीटर पानी मिलाया जाए। 8 लीटर पानी मिलाया जाए अगर हमें उसको 40% वाला अम्लीय विलयन बनाना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 8 लीटर यहीं पर रखा हुआ है। समझ में आ गई बातें, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त था। चलो कोई बात नहीं, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया। इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार है भी। उसमें भी पता करो कि कौन सी चीज़ है जो नहीं बदल रही है। ठीक है, आपको केवल एक ही चीज़ ढूंढनी है
कि कौन सी चीज है जो नहीं बदल रही है, और उसके बाद में हमारा प्रश्न चुटकी बजाने भर के समय में खल्लास हो जाएगा। ठीक है, चलो 66 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? चीनी एवं पानी के घोल में 32% चीनी है। चीनी एवं पानी के घोल में जो चीनी है वो 32% है। ठीक है, यदि 14 किलो चीनी और डाल दी जाए तो सीधी सी बात है किसको डाला जा रहा है? चीनी, यानी पानी नहीं बदल रहा है, पानी नहीं बदल रहा है और चीनी डाल दिया जाए तो चीनी का प्रतिशत 40% हो जाता है। तो घोल की अंतिम मात्रा ज्ञात करो। बातें समझ में आ गई? यानी कि पानी नहीं बदल रहा है। तो पता करते हैं कि चीनी को डालने से पहले पानी कितना था। तो सवाल ने कहा कि घोल में चीनी पहले 32% था। अगर चीनी 32% रहा होगा तो पानी वहां पर 68% रहा होगा। जब चीनी कितना था? 32% था, उस समय पानी कितना रहा होगा? 68% रहा होगा। लेकिन सवाल ने कहा कि जब उसमें हम चीनी डाल देते हैं तब जो चीनी का प्रतिशत होता है वो 40 हो जाता है। तो अगर चीनी का प्रतिशत 40 हो जाता है तो मुझे बताओ जो पानी का प्रतिशत होगा वो 60% होगा। ये है चीनी और ये क्या है? पानी है। ठीक है, जब चीनी 40% हो जाती है तो पानी कितना हो जाता है? 60% हो जाता है। बातें समझ में आ गई? इनको हम काट लेते हैं। कैसे कटेगा ये? ठीक है, ये कैसे कटेगा? तो 4 से 4 17 में 68, 4 15 में 60। इनको उल्टा कर लो, इधर हो जाएगा 15 और इधर हो जाएगा 17। ठीक है, प्रश्न ने क्या कहा कि हम 14 किलो चीनी डालते हैं। ठीक है, तो ये है जो हम मिलाते हैं, उसमें कितना मिलाते हैं? 2। मेरे हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से 14, तो 1 किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। सवाल ने कहा विलयन की अंतिम मात्रा, तो ये घोल की अंतिम मात्रा 1 बराबर 7 है, तो 17 को 7 से गुणा कर दो। 17 सत्ते कितना होगा? 119। तो हमें कह सकते हैं कि जो घोल की मात्रा है वो 119 लीटर होगी। और 119 लीटर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में हमें मिल रहा है 119 लीटर। बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार था, बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त, एकदम जबरदस्त प्रश्न था। चलो कोई बात नहीं, बहुत मजे से इसको भी हमने सीख लिया है। इसके बाद में हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को और देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 67, ठीक है, 67 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी आप ये पता करो कि कौन सी चीज़ है जो नहीं बदल रही है, और ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ क्या है कि हमें प्रतिशत में वैल्यू उनकी दी जाती हैं और हम उनसे क्या करते हैं, उनके घोल की तरफ लीटर में वैल्यू के पास पहुंच जाते हैं। इमेजिन करो अगर ठीक इसी का उल्टा हमको दे दिया जाए, प्रश्न ऐसे दे दिया जाए कि किसी विलयन का जो प्रारंभिक मात्रा है वो इतने लीटर है और उसमें हम इतने किलो ये चीज़ मिला देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ मिला देते हैं, तब जो प्रारंभ में इसका प्रतिशत, यानी कि जो भी चीज़ उसमें मिली हुई होती है, चीनी या पानी, उसका प्रतिशत इतना था, तो इसका प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। तो बिल्कुल उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा ढूंढेंगे उसी को जो चीज़ नहीं बदलती है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में गांठ बना लेना। ढूंढेंगे उसी को जो चीज़ नहीं बदलती है, क्योंकि बदलने वाले तो अक्सर आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो 67 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 32 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में, एल्कोहल और पानी का मिश्रण कितना है? 32 लीटर है, जिसमें 8 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, जिसमें पानी की मात्रा 80% है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात करो। बिल्कुल मजेदार सवाल है, कैसे करने वाले हैं समझते हैं। देखो इसमें हमें विलयन की मात्रा सीधे दी गई है, तो 32% नहीं, 32 लीटर विलयन हमारे पास पहले था। 8 लीटर हमने इसमें मिला दिया, तो मुझे बताओ 40 लीटर विलयन अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये चीज़ अभी तक हम लोग क्या करते थे, नीचे निकालते थे, लेकिन ये चीज़ हमें अब यहीं दी गई है। क्लियर है? अगर हम इनको काट लें तो कैसे कटेगा ये? 4 8 32 और 4 दहम्मा 40, किसी और से कट जाएगा। 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। ठीक है, इनका अगर हम उल्टा कर लें तो ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? ठीक है, अब प्रश्न ने क्या कहा है, ये
उस चीज का प्रतिशत है जो चीज नहीं बदलती है। समझो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये जस्ट उल्टा ऐसे था, ये वो चीज थी जो नहीं बदलती थी, फिर इसका हम लोग उल्टा करते थे तो हमें विलयन की प्रारंभिक और अंतिम मात्रा मिलती थी। तो ये वही चीज है जो नहीं बदलती है। ठीक है, अब प्रश्न ने ये कहा है कि 32 लीटर एल्कोहल और पानी का जब मिश्रण था तो उसमें 80% पानी की मात्रा थी। पानी की मात्रा कितनी थी? 80% थी। लेकिन हमने उसमें पानी मिलाया जिसकी वजह से एल्कोहल की मात्रा अब कितनी है वो हमको निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, चेंज कौन हो रहा है? पानी। एल्कोहल चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले अगर उसमें 80% पानी था तो एल्कोहल कितना रहा होगा? 20%। पहले एल्कोहल कितना रहा होगा? 20% रहा होगा, क्योंकि एल्कोहल ही है जो नहीं बदल रहा है। तो 5 20 कैसे बनेगा? 4 से। तो ये 4 को 4 से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 16। तो हम ये कह सकते हैं अभी जो एल्कोहल की मात्रा है, अभी जो एल्कोहल की मात्रा है वो कितनी है? 16% है। और 16% हमें मिल रहा है कहां पर? तो ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल रहा है 16, और ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है? समझ गया? ठीक है, तो मेरे हिसाब से कि ये जो सारे प्रश्न हमने किए हैं मिश्रण वाले, ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि कोई भी क्वेश्चंस इसमें का आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस क्लास को एक बार फिर से देखिएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैंने आपको इससे संबंधित आज के आपको कराया है, एक ही कॉन्सेप्ट था कि जो चीज़ नहीं बदलती है उसे ही ढूंढो। ठीक है, जो चीज नहीं बदलती है उसे ही ढूंढो। और अब हम करने वाले हैं क्या? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। तो अब इस क्लास को सभी बच्चों के पास जरूर शेयर कर दीजिए एक बार, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अब तक की क्लास आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी होगी, इसको लाइक जरूर कर दो। ठीक है, क्लिक कर दो लाइक वाले बटन को, और फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवाने वाला हूं, आप पेपर उठा करके देख लेना, ये सेम क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि हाँ ये आसान थे इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथों में धोखा भला क्यों करूं? मुझे जब पढ़ाना ही है तो मैं क्यों आपको आसान चीज़ दे दूंगा? फिर हार्ड वाली चीज़ अगर पेपर में आ जाएगी, आप नहीं कर पाओगे, फिर कल को तो आप कहोगे कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था वो एग्जाम में नहीं आया। ठीक है, तो आज ही तो नहीं पढ़ाना है, हमेशा के लिए पढ़ाना है, ताकि आप भी सोचोगे कि हाँ मैथ का डर कहा था ख़त्म करने के लिए, तो सच में मैथ का डर हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम उन सभी प्रश्नों को जो पेपर में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो सवाल है नंबर 68 का, हमने कंटिन्यू करके ही रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सवाल PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सवाल है, एक वस्तु को 984 रुपए में बेचने पर अरुण को 18% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए वह इसे किस कीमत पर बेचेगा? तो बात को समझते हैं। देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% पर होती है। ठीक है, अरुण ने क्या किया, उसको 984 रुपए में बेचा, तब उसको 18% की हानि होगी। मुझे एक बात बताओ कि अगर उसको 18% की हानि हो गई, 18% की क्या हो गई, उसको हानि हो गई, तो वो अपनी उस चीज को कितने प्रतिशत पे बेच रहा होगा? तो हम कह सकते हैं कि सर वो 82% पर उसने बेचा होगा। ठीक है, कितने पे बेचा होगा? 82% पे बेचा होगा। ये तो हो गई वो बात जिस पे वो बेच रहा है। प्रश्न पूछना क्या चाहता है कि उसको 15% का लाभ चाहिए, तो हमें कह लें कि हमको 115% की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? हमको 115% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, और बेचा कितने रुपए पर है? 984, यानी 82% ही बराबर है 984 के। तो अगर 82% बराबर है 984 के, तो 115 किसके बराबर होगा? ये चीज़ हमें निकालना है। 82 984 के बराबर है, तो 82 को किसी से गुणा करो कि 984 आ जाए, या 984 को 82 से भाग कर दो। ठीक है, तो ये तो भैया 2 से कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा? 2 से कटेगा, और क्या किसी से ये कटेगा? तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 2 से कट रहा है, या 82 से ये कितने में जाएगा? या 8 ये 80 के आसपास मान लो,
तो 8 9 72 यानी कि 9 में जाएगा तो 700 के आसपास आएगा। 8 10 80, 11 8 88, ठीक है, 12 8 96, 13 8 104 नहीं जाएगा। तो 12 8 यानी 12 से इसको अगर हम गुणा करें तो 12 में भी नहीं जाएगा ये, क्यों? क्योंकि 12 दूना 24 जा सकता है। तो 12 दूना 24 का 4, ठीक है, अगर हम 12 से गुणा करके देखें, 12 दूना 24 का 4 कितना आएगा? 2 आएगा। 12 8 96 तो 98, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये 12 गुणे में जा रहा है। तो 115% की वैल्यू कितनी होगी अगर इसको हम 12 से गुणा कर देते हैं? 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60, कितना आएगा? 6, 12 एकम 12 और 6 कितना होगा? 18, फिर 12 एकम 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। तो कितना आ रहा है? 1380। और 1380 जो है वो हमारा ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शानदार। बोलो, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। क्या इसमें कुछ चीज़ है जो कि आपको लग रहा हो कि सर ये हम नहीं जानते हैं? ये इस तरीके के प्रश्नों को मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? ठीक है, अब देखिएगा जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, अगर आपने नोट्स बना करके रखा होगा तो आप जरूर देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। और इतने आसान नहीं, इससे भी हार्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, जिसमें और भी चीज़ें घुमा करके दी हुई होती हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार। तो इसके बाद में हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि वो क्या होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 सवाल रहा ये, क्या कह रहा है? रेणु का व्यय उसके बचत से 150% अधिक है। सिंपल सी बात है, मैंने इस तरीके के कई प्रश्न आपको कराए हैं और यहाँ पर एक आसान सा प्रश्न आपके सामने है। 150% के फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये होता है 3/2। ठीक है भाई, 150/100 कर लोगे तो 3/2 आएगा। मतलब कह रहा है ये कि रेणु का जो व्यय है वो उसके बचत से 150% अधिक है। किससे? बचत से। मतलब ये बचत है और ये क्या होगा? ये व्यय होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये व्यय है, 3 क्या है? व्यय है। या हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर हम आय लिखते हैं और आय बराबर होता है व्यय के और प्लस बचत के। क्लियर है? ठीक है, अब बचत कितना है? 2 है और जो व्यय है वो इससे 150% ज़्यादा है, मतलब वो हो जाएगा 5। ये नहीं कि वो 3 होगा, नहीं, यहाँ से जाएंगी चीज़ें भाई। 150% ज़्यादा है तो 2 तो रहा ये, और इससे ज़्यादा कितना है? 150%, यानी कि 3 ज़्यादा है तो वो कितना होगा? 5 है। तो अब आई कितना होगा? 7। आई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या कोई समस्या? ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्न ने कहा है कि यदि इसकी आय में 20% और बचत में 50% की वृद्धि की जाए। इसकी आय में कितनी वृद्धि की जाए? 20% की, और बचत में वृद्धि कर दी जाए 50% की। अब मुझे एक चीज़ बता दो कि इसका 20%, इसका 50% बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक एक जीरो चिपका दो, अब तो कोई समस्या नहीं है, हम कर सकते हैं। ठीक है, अपने सवाल को आसान बनाना है कैसे भी करके। आय में कितनी वृद्धि हुई भैया? 20% की। तो 70 का 20% निकालो, 70 का 20% निकालो तो कितना होगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। और बचत का 20%, बचत का 50%, इसका हमको कितना निकालना है? 50%, तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है भाई, 20 का आधा 10 होता है। हम ये कह सकते हैं कि आय हमारी पहले 70 रुपये थी और अब जो हमारी आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 84 रुपये हो जाएगी। भाई 70 में 14 की वृद्धि हो गई। बचत जो पहले 20 रुपये थी अब कितनी हो जाएगी? अब 30 रुपये हो जाएगी। तो सवाल ने पूछा कि उसके व्यय में कितनी वृद्धि या कमी, कुछ भी हुई होगी वो बताओ। तो देखो, आय में से अगर हम बचत को घटा दें तो हमें हमारा व्यय पता चल जाएगा। 84 रुपये क्या है? हमारा आय है। इसमें से 30 रुपये घटा दो तो कितना बच जाएगा? 54। कितना बच जाएगा? 54। भाई 54 ही तो होगा। 4 और 8 में से 3 जाएगा 5। यानी कि पहले हम 50 रुपये कमा रहे थे, खर्चा कर रहे थे, सॉरी, पहले हम 50 रुपये व्यय है खर्चा कर रहे थे और अब हम कितना खर्चा करने लगे हैं? 54 रुपये खर्चा करने लगे हैं। तो मुझे बताओ कितने रुपए हम ज़्यादा खर्चा करने लगे हैं? तो आप कहोगे सर 4। कितने पे? 50 पे। कितना प्रतिशत होगा? 100 से गुणा करा दो। 50 दूना 100, 4 दूनी 8। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो व्यय में वृद्धि है वो कितनी है? 8% की। और 8% हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए ना? शानदार था, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल था।
ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार था। इस तरीके के मैंने आपको कई सारे प्रश्न कराए हैं। एक बार आप क्लास को दोबारा देखिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, और फिर आप इसको लगाइएगा, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, एकदम शानदार होगा। इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 70। देखिए क्या कह रहा है, किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। मुझे नहीं पता वो संख्या कौन है, हम मान लेते n है, n का 3% यानी 3/100 किसके बराबर है, तो 12 के 4% यानी 12 के 4% और 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। तो हमने इनको जोड़ लिया, बाकी कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा 3n/100 और ये हो जाएगा 12 चौके 48 प्लस 8 छाक 48, 480/100, क्योंकि इनके हर बराबर हैं, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो 3n किसके बराबर हो जाएगा, 48 और इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा भैया 8, 8 4 12 और 4 और 1 5। तो n किसके बराबर होगा, 528/3 के 3 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 13। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, 3 एकम 3, कितना बचेगा 2 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 3 6 18, 176 कहाँ है, 176 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी क्या है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। कुछ था इसमें, कितना आसान प्रश्न एसएससी जीडी आपसे पूछता है, और आप अगर इस तरीके के प्रश्नों को भी छोड़ करके आ जाएं तो फिर बेकार है, ठीक है, नहीं छूटना चाहिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि फिर ये क्या होने वाला है और कैसे इसको हम लगाते हैं। सवाल है, यदि किसी संख्या से उस संख्या के 35% को घटाने पर प्राप्त जो परिमाण है वो 26 है। सवाल ने क्या कहा, 35% की भिन्न सबसे पहले, कई तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। 35% मतलब 35/100, काटो 5 7 35, 5 20 में 100, इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 7/20। मतलब ये कह सकते हैं कि 20 का 35% 7 है। अब बताओ, सवाल ने ये कहा है कि किसी संख्या से उसका अगर 35% घटा दें तो हमें 26 मिलता है। ये 20 है, इसका 35% कितना है, 7 है, घटा दो कितना आएगा 13, और 13 की वैल्यू किसके बराबर है, 26 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के। सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने पूछा वो संख्या भैया तो 20 है ना, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, गुणा 2 करा दो 40। 40 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये 10 सेकंड के सवाल हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आप जितनी क्लासें मैंने आपको दी हैं परसेंटेज के लिए, ये सभी कुछ अगर आप कर लेते हैं तो परसेंटेज का 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेगा और दोनों के दोनों प्रश्न आपके क्या होंगे, हल हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से। और इसी तरीके से परसेंटेज ही नहीं, अगली क्लास हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। उसको भी जब आप पढ़ोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन उसके भी वहां पर पूछे जाते हैं, और प्रॉफिट लॉस ठीक बिल्कुल ऐसे ही हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो जितना भी है सिलेबस, जितना भी है जीडी का सिलेबस, सब कुछ यदि हम करते हैं तो मैं एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं दूंगा, कि मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं। और अगर आपने सारी क्लासें मेरे द्वारा जो भी पढ़ाई गई हैं उसको अगर आपने किया है तो आज आपको लग रहा होगा कि हाँ सच में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सवाल है, इस तरीके का भी प्रश्न हमने किया है। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उसने 30% संतरे बेच दिए, उसके पास अब 210 संतरे बचे हैं। देखो 30% की फ्रैक्शन कितनी है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। सवाल ने क्या कहा भाई, उसके पास पहले 10 संतरे थे, 3 उसने बेच दिए, बचे कितने 7। सवाल मेरे हिसाब से 7 संतरे बचे, सवाल के हिसाब से 210 संतरे बचे, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। सवाल ने क्या पूछा, उसके पास संतरों की संख्या कितनी थी, 10 थी, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 10 बराबर 300, 30 × 10 बराबर 300। तो ये 300 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आई ये चीजें, कई तरीकों से लगा सकते थे आप, चाहते तो ये समझ सकते थे कि 30% बेच दिया तो 70% बचा, 70 बराबर इसके, कोई समस्या है ही नहीं, जैसे मन हो वैसे लगाओ, ठीक है। लेकिन जब हमने आपको ये वाली अप्रोच बताई है तो इस पे मैंने आपको प्रश्न भी बताया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है।
तो आज की क्लास कैसी लगी? अब इसमें पूछने वाली तो बात है ही नहीं, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही शानदार थी। मैंने पहले ही कहा था बहुत मजा आने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा मजा आया भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही शानदार टाइपिक के प्रश्न को स्टार्ट में किया और उसके बाद में हमने PYQ किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हमने किया, बहुत ही शानदार तरीके से किया है। अब आपने देखा भी होगा कि जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, इतने नहीं और भी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन जितने मैंने देखा कि टाइप वाइज में क्वेश्चंस लेकर के चलूं कि जिस टाइप के प्रश्न वहां पर बनते हैं, अगर आप कहोगे तो मैं और भी प्रश्न ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, ठीक है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्लास को सभी बच्चों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चे शानदार तरीके से ये जान पाएं कि उन्होंने जितना पढ़ा है क्या वो तैयार हो पाए परसेंटेज के लिए, SSC GD के लिए, या अभी भी कुछ कमी है। अगर कमी है तो सुधार करिए, सुधार की जरूरत है, अभी समय है आपके पास सुधार करने के लिए, सुधार कर सकते हैं तो सुधार करिए। और यदि आप तैयार हो गए हैं तो फिर हम चलते हैं अगली क्लास से, अगले टॉपिक, अगले चैप्टर पे बहुत ही शानदार tरीके से। तो क्लास अच्छी लगी है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली क्लास में, अगले चैप्टर के साथ में। शानदार कॉन्सेप्ट होगा, वहाँ भी बेहतरीन जबरदस्त प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।